Hello friends, welcome back in your favorite YouTube channel Learning Science with CK। बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 8 की साइंस पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसमें एक वीडियो बनाई है पार्ट 1 जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने क्लास 7th की भी साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और क्लास 5 क्लास 6 के भी वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हो। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि क्लास 8 साइंस की फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट वीडियो में। जो मैं रिवाइज करना चाहूँगा कि हमने क्या पढ़ा था इसमें, कि क्रॉप एक्चुअली क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे शुरू हुआ इंडिया में, और टाइप्स ऑफ क्रॉप, किस तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके स्पेशल नेम्स क्यों हैं, और कौन से क्रॉप्स हैं जो इन पर्टिकुलर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। फिर हमने सीखा कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन किसी को करना है, किसान को करना है, आप हमको करना है, तो कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है वो हमने जो है इसमें किया था। जैसे कि इसमें हमने ये जो 7 स्टेप्स है उसको हम जो है बारी बारी से पढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर शोइंग। ओके, तो ये 2 पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और जहां तक संभव हो पाएगा हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो सबसे हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की, कैसे लैंड को जो है प्रिपेयर करना है कल्टीवेशन के लिए। ओके, और इसके अंतर्गत टिलिंग, प्लाविंग। ओके, प्लाव एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो इसके लिए यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे प्लाव हो, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। कल्टीवेटर के बारे में पढ़ा था। ओके, फिर हमने पढ़ा कि सोइंग, सीड सोइंग कैसे की जाती है, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है, और फिर जो है सीड सोइंग कैसे होती है, ट्रेडिशनल टू मेथड क्या है और मॉडर्न मेथड क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सीड ड्रिल के बारे में जाना। ओके, इसके बाद हमने जो है और हम जो शुरू कर रहे हैं वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज सीखने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मतलब कि जैसे कि लैंड तो तैयार हो गई, अब जो है सीड भी जो है सोइंग भी हो गया, तो इसके बाद क्या है कि अब उसमें जो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है दिया जाता है। तो ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या है वो हम आज जो है सीखने वाले हैं। ओके, और इनकी प्लांट्स को क्या आवश्यकता है। तो द substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, वो सब्सटेंसेस है जिसको कि सॉइल में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करता है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को जो है, इन सब्सटेंस को जो है हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब देखिए बोझों के पास कुछ क्वेश्चन है। आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। ओके, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो बोझों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ प्लांट जो है खेत में अच्छे ग्रो करते हैं और कुछ दूसरे खेतों में प्लांट जो है अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि उसमें जो है, जो वीक प्लांट है उसमें न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम है। अगर मान लिया पानी प्रॉपर मिल रहा है, सॉइल अच्छा है, बट उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि प्लांट जो है वीक हैं। ओके, तो सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सॉइल से ही जो है जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट को मिलते हैं। ओके, द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, द सर्टेन एरियाज farmers grow crop after crop in the same field. Okay,
कुछ एरियाज में क्या होता है कि फार्मर्स जो है क्रॉप जो है ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, ओके, क्रॉप बाय क्रॉप जो है ग्रो करते हैं, ओके। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, ओके। अगर किसान जो है कंटिन्यूअस जो है खेती करता जाएगा और उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स के ध्यान नहीं देगा, तो क्या होगा, ओके। सो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि जब क्रॉप जो है कंटिन्यूअस ग्रो किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, ओके। तो कंटिन्यूअस जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उसके वजह से जो सॉइल्स में है वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू replenish द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। तो यही कारण है कि किसान को जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है डालना पड़ता है ताकि वो उसको जो भरपाई हो सके, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स सॉइल में मैन्योर डालना, इसी को हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट, ओके। अगर इम्प्रॉपर जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है प्लांट्स को, अगर हम वो नहीं डालते हैं या इम्प्रो सही तरीके से खेत में प्रॉपर तरीके से नहीं डालते हैं या कम डालते हैं, दोनों कंडीशन में जो है प्लांट्स वीक होंगे। Now, manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. तो मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है जो प्राप्त होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो पहले से प्लांट्स रहते हैं, एनिमल रहते हैं, उनके जो डेड डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं उसमें उससे जो है मैन्योर जो है बनता है, ओके। सो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पीट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। इसलिए किसान क्या करते हैं कि वो एक ओपन पिट बनाते हैं जहाँ की, और वो सारा प्लांट्स और जो भी मटेरियल्स है जो कि अनवांटेड है उसको वहाँ पे जो है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको वहाँ पे डंप कर देते हैं ओपन एक बड़े से गड्ढे में। तो वो कुछ समय के बाद डिकम्पोज होकर के जो है मैन्योर बन जाता है, ओके। द डिकम्पोजिशन इज caused बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? इसके ये जो है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उसको उसको जो है डिके करते हैं, ओके, और उसको जो है मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ओके। तो जो डिकम्पोज हो जाता है उसी को जो है यूज किया जाता है किस रूप में? उसको जो है खाद के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ देखिए एक एक्टिविटी है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए। जैसे कि आप देखिए इसमें करना क्या है। टेक मूंग और ग्राम सीड, ओके, जर्मिनेट देम। आपको ग्राम सीड और मूंग लेना है, उसको जो है जर्मिनेट कराना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज। अब जब ये थोड़े बड़े हो जाए, सीडलिंग जो है उसमें से ग्रो हो जाए, पत्ते आ जाए, जड़े आ जाए, तो आपको इसमें से 3 लेना है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। आपको 3 जो है बर्तन लेना है या एक ग्लासेस लेना है, और उसमें आपको ए बी सी जो है नोट कर देना है, जैसे इस तरह से, ओके। आपको 3 एम्प्टी ग्लासेस लेना है, इसमें ए बी सी आपको नोट करना है। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। आपको जो ए है, ये ए ग्लास है, इसमें आपको जो है थोड़ा सा सॉइल डालना है और उसमें जो है काउ डंग जो है मैन्योर के रूप में, जो है काउ डंग का जो मैन्योर होता है वो आपको उसमें डालना है, ओके। तो आपके ए में आपने काउ डंग डाला है, ओके, काउ डंग मैन्योर। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ ए लिटिल यूरिया। आपका जो बी ग्लास है इसमें आपको लिटिल यूरिया जो है सॉइल में मिक्स करके डालना है, ओके। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, ओके। आप ग्लास सी में सॉइल डालिए, लेकिन इसमें आपको ना मैन्योर डालना है, ना आपको जो है
क्या डालना है, ना आपको काउडंग का मैन्योर डालना है, ना आपको जो है यूरिया डालना है। ओके, कुछ भी नहीं डालना है, ओनली सॉइल। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। अब आपको जो है, जो सीडलिंग आपने लिया तीन, उसको आपको तीनों में जो है एक एक जो है लगा देना है। ओके, कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days, ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। ओके, अब आपको जो है इसको जो है एक प्रॉपर प्लेस में रख करके ग्रोथ आपको प्रॉपर टाइम पे जो है वाटरिंग करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद जो है आपको इसकी ग्रोथ, कुछ दिनों के बाद इसकी ग्रोथ आपको चेक करनी है कि इनके ग्रोथ में कोई डिफरेंस है क्या। ओके, तो अगर आप कोई डिफरेंस नोट करते हैं तो आप जो है नोट करिए, कमेंट में बताइए। ओके, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। आपको चेक करना है कि क्या सभी तीनों ग्लासेस में प्लांट जो है सेम पेस के साथ, सेम लेंथ के साथ, सेम जो है हेल्दीनेस के साथ ग्रो कर रहे हैं, ऐसा है क्या। आ, ये आपको चेक करना है। आप फिर बताना है विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपको आपको ये भी देखना है कि किस ग्लास में जो है ग्रोथ जो है अच्छा हो रहा है। ओके, आप इसके बारे में आपको आगे पता भी चल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। आपको ये भी चेक करना है कि किस ग्लास में जो है ग्रोथ सबसे हाई रेट में हो रहा है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है यूरिया यूज किया था, तो यूरिया भी एक जो है फर्टिलाइजर है जिसमें कि एक स्पेशल न्यूट्रिएंट क्या है, नाइट्रोजन। ओके, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये किस तरह से आपका जो है मैन्योर से अलग है, ये आपको मैं बताऊंगा। ओके, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। देखिए, पहली बात कि फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में बनती है। मैन्योर कैसे बनती है, काउडंग के डिकम्पोजिशन से। ओके, तो ये नेचुरल हुआ और ये जो है आर्टिफिशियल हुआ फर्टिलाइजर्स। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये शॉर्ट फॉर्म एनपीके का होता है। ओके, तो ये सभी चीजें जो हैं फर्टिलाइजर कही जाती है, ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। ओके, सो दे आर द आर्टिफिशियल वन एंड मैन्योर जो है नेचुरल है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी, मेज। देखिए, जब से फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से जो है ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट आया है। ओके, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जो हम लोग आगे अभी सीखेंगे क्या नुकसान हैं। बट ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट आया है जब से फर्टिलाइजर का यूजेस जो है बढ़ा है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है सॉइल में, तो सॉइल जो है अनफर्टाइल होने लगता है। ओके, उसके जो नेचुरल डिकम्पोज्ड और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, और सॉइल में जो है मैन्योर और जो नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा घटने लगती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, ये वाटर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि या तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, और दोनों कंडीशन में अगर वो हाईली एसिडिक हो जाते हैं या हाईली बेसिक हो जाते हैं, दोनों कंडीशन में वो जो है वाटर को पोल्यूट करते हैं। ओके, और नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. Okay, तो बेटर फर्टिलाइजर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है जैसा कि हम लोगों ने समझा है। तो इसके लिए क्या, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि या तो हम लोग फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करें, काउडंग का डिकम्पोज यूज करें, या फिर अर्थवर्म्स के जो है यूज से जो है हम मैन्योर बना लें। ओके, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। अदरवाइज ये तो हम करेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि दो क्रॉप्स के बीच में एक जो है कुछ समय जो है फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ताकि जो है सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेनिश कर सके, न्यूट्रिएंट्स उसमें आ सके। ओके, सो द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity। तो देखिए क्या फायदा है मैन्योर के यूज करने से, ये जो है सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है। ओके, और इसके साथ ही साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी जो है सॉइल का बढ़ाता है। तो मैन्योर जो है हर तरीके से फायदेमंद है, किसी भी तरह से ये नुकसानदायक नहीं होता है।
नाउ इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट। मैन्योर में कैपेसिटी है हर तरह के न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए। Now, another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है क्रॉप रोटेशन करिए। ओके, ऐसे क्रॉप्स को जो है चेंज करिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो और एक वो जो है सॉइल में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सके और सॉइल में कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स आ सकें। जैसे कि ग्रोइंग, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको हम अल्टरनेट करें, बीच में हम जो है अपना क्रॉप चेंज कर दें। ओके, अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। देखिए, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में पहले क्या करते थे कि लेग्यूम्स जो है एक सीजन में ग्रो करते थे। लेग्यूम्स क्या है? वैसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में जो है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो नाइट्रोजन जो है ओपन एटमॉस्फेयर से लेकर के जो है सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं। ओके, तो इस तरह के प्लांट जो है ग्रो करते थे किसान फॉडर के लिए, किसान जो है जानवरों को खिलाने के लिए। ओके, एक सीजन में, और दूसरे सीजन में जो है उसमें उसी मिट्टी में जो है गेहूं उगा देते। तो इससे क्या होता था कि गेहूं की फसल की पैदावार ज्यादा अच्छी होती थी, है ना। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस। ओके, तो इस तरह से चूंकि रिक्वायरमेंट, किसानों के ने अपने रिक्वायरमेंट के लिए ऐसा शुरू किया था, बट लोगों ने समझा, किसानों ने, कि इससे हमको फायदा हो रहा है कि जो हमारा क्रॉप है वो जो है अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इस जो प्रैक्टिस है उसको लोगों ने अडॉप्ट किया। ओके, जो मैंने अभी बताया था, एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, ये जो है रूट्स में जो है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, नोड्यूल्स में जो है, नोड्यूल्स में जो है बना करके रहता है। ओके, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब करके उसको जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सॉइल में, वाटर में। ओके, तो प्लांट जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए जो है वो जो है सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन ले सकते हैं। ओके, कंपाउंड फॉर्म में। नाउ अभी हम लोग देखिए इस टेबल में जो है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का डिफरेंस दिया गया है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ओके, इनऑर्गेनिक, और जो भी पहली बात की इनऑर्गेनिक मतलब की होता है कि दो मतलब होता है। पहला तो ये होता है कि ये कार्बन कंपाउंड का बना हुआ नहीं है, और दूसरा ये होता है कि ये नेचुरल नहीं है। ओके, और manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue। और जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के जो है डीकम्पोजिशन से बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ओके, एंड मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खेतों में बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए, फर्टिलाइजर चूंकि फैक्ट्री में बनता है और ये डायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो किसी भी प्रकार का ह्यूमस का फॉर्मेशन जो है सॉइल में नहीं होता है, किसी भी प्रकार से सॉइल को बेनिफिट नहीं करता है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। चूंकि डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल्स बचते हैं वो सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो है अच्छा सॉइल बनते हैं। तो इस तरह से जो है एक ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं जो मैन्योर्स होते हैं। ओके, फूड डिफरेंस देखिए, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। चूंकि फर्टिलाइजर जो प्योर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्योर नाइट्रोजन होते हैं, प्योर फास्फोरस होते हैं, प्योर पोटेशियम होते हैं, उनके साथ और कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए ये जो है न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। ओके, मैन्योर जो है रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के मामले में। ओके, इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर, बट फिर भी फर्टिलाइजर इज नॉट ए गुड ऑप्शन, मैन्योर इज ए बेस्ट ऑप्शन। नाउ एडवांटेज ऑफ मैन्योर देखिए, एडवांटेज मैन्योर के क्या क्या है। देखिए, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट है सॉइल को पोरस बनाएगा, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ओके, ये जो है मैन्योर जो है चूंकि ह्यूमस प्रोवाइड करता है, इसलिए सॉइल्स के बीच में गैप्स बनते हैं और ये जो है एयरी बनाएगा सॉइल को, और इससे जो है प्लांट में अच्छा ग्रोथ होगा। थर्ड एडवांटेज इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर जब भी डालेंगे तो ये माइक्रोब्स को जो है
आकर्षित करता है, तो इसकी वजह से जो है माइक्रोब्स जो है, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो है वो सॉइल में बढ़ेंगे। ओके, नाउ इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये भी है कि ये जो है सॉइल का टेक्सचर जो होता है, क्वालिटी जो होता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो ये चीजें थी फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में। अब हम लोग जो है इरिगेशन, जो नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग अब देखेंगे, दैट इज इरिगेशन। अब सॉइल हमने तैयार कर लिया, सीड सोइंग भी हो गया, अब जो है हमने जो है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का भी यूज कर लिया। अब पार्ट आता है कि उसको जो है वाटरिंग करना है, इरिगेशन करना है, वाटर देना है। प्रॉपर इंटरवल में जब वाटर दिया जाता है प्लांट्स को एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। नाउ ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लीव, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की जरूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी होती है ना। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या है कि प्रॉपर डिफरेंट इंटरवल में जो है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट जब वाटर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसा कि जैसा भी क्रॉप रहेगा, समर सीजन का क्रॉप रहेगा तो उसको जो है जल्दी जल्दी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और वही जो है आपका जो है विंटर का सीजन का होगा प्लांट, तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है वाटर की। और रेनी सीजन में तो आपको अलग से इरिगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कभी कभी इरिगेशन रेन से जो है नुकसान भी होता है। ओके, तो मेन जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट आपको होती है वो जो होती है समर एंड विंटर सीजन में। और ये जो है क्रॉप टू क्रॉप भी चेंज करता है, क्योंकि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। मान लिया पैडी है तो पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए। ओके, बट मान लिया आपका पी प्लांट है तो उसको कम पानी चाहिए। ओके, सॉइल टू सॉइल, अलग अलग सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम और ज़्यादा होती है। तो जिसकी रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है उसको शॉर्टेस्ट इंटरवल में पानी चाहिए, जिसकी रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको लॉन्ग इंटरवल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फिर समर सीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर हायर होगा, विंटर में कम होगा, है ना। क्योंकि इसका एक कारण है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है सीजन्स में जो है टेम्परेचर के अनुसार कम और ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ओके, नाउ बुझो है सम क्वेश्चन। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। ओके, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। ओके, बूझो से लास्ट सीजन में गलती हो गई थी, समर सीजन में उसने जो है प्लांट्स को प्रॉपर इरिगेट प्लांट्स को वाटर नहीं दिया, इसकी वजह से उसके प्लांट्स जो है सूख गए थे और मर गए थे। ओके, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, अब तो हमने समझा कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है प्लांट्स को। अब जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से तरीके जो है यूज किए जाते हैं किसान के द्वारा प्लांट्स को इरिगेशन करने के लिए। जैसे कि हमारे देश में वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल, इनका वाटर जो है यूज किया जाता है, और इसको जो है खेतों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है। ओके, पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है। ओके, जो पौराणिक जो पारंपरिक जो चल रहा है वो कौन कौन से तरीके हैं। ओके, the water available in well, lake and canal is lifted up by different method in different region, okay, for taking it to the field। जो भी वाटर अवेलेबल है डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट तरीके से पानी अवेलेबल है, तो उसको जो है खेतों तक पहुंचाने के लिए जो भी मेथड्स है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसके लिए कैटल का भी यूज किया जाता है और ह्यूमन का लेबर का भी यूज होता है। नाउअडेज मोटर्स का भी यूज, मोटर्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें है मोट पुली सिस्टम। अब ये देखिए पुली लगी रहती है और जिसके थ्रू जो है बर्तन से जो है पुली के थ्रू जो है वाटर जो है खींच करके जो है खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। चेन पंप, चेन पंप देखिए, चेन पंप में जो है यहाँ भी पुली टाइप सिस्टम है, बट इसमें राउंड सिस्टम है। ये आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ से वाटर जो है खींची जा रही है, और यहाँ पे जो है वाटर जो है उड़ेल दी जा रही है। वो वापस ये फिर से वाटर में जो है इन करेगा और यहाँ से वाटर लेके फिर अप होगा और यहाँ पे फिर से पानी उड़ेल देगा। तो ये चेन सिस्टम ये चल रही है। ओके,
और देखिए जैसे कि आपका पुली सिस्टम में आपको वो रस्सी खींचना होता है और रस्सी जो है वापस पहले तो छोड़ना होगा, जब पानी भर जाएगा फिर वापस खींचना होगा। बट ये चेन सिस्टम में ये जो है सर्कुलर सिस्टम चलता है। वहाँ वाटर गिरेगी, फिर ये लोअर में जाएगी, वाटर लेकर के अप होगी, ओके, चेन में, और फिर जो है वाटर ड्रॉप होगी। इस तरह से ये खेतों में पानी पहुंचेगा। ओके। ढेकी, ढेकी बहुत ही पुराना मेथड है। ओके। ट्रेडिशनल मेथड में जिसमें कि एक लॉन्ग लॉग में एक और जो है वेट बांध दिया जाता है और दूसरी तरफ रस्सी बंधी होती है और बाल्टी बंधी होती है। ओके। और उसको खींच करके जो है पानी भरा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है और वो पानी जो है ऊपर आ जाती है धीरे धीरे। ओके। तो ये हो गया आपका ढीकी सिस्टम। आप फिर देखिए राहट, बैलों का प्रयोग करके बैल जो है अपने फर से जो है पुली को चलाते हैं और पुली से जो है पानी बाहर आती है। ओके। बड़े बड़े जो वाटर सोर्सेस है उसमें ये सिस्टम चलता है। नाउ पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज के दिन में जो है पंप का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप देख रहे हैं इस तरह का पंप होता है। ओके। जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप, बहुत सारे जो है पंप्स अवेलेबल हैं। सोलर एनर्जी से भी चलने वाले अवेलेबल है, बायोगैस से भी चलने वाले अवेलेबल हैं। तो इनका प्रयोग आजकल किया जाता है। ओके। नाउ हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन देखते हैं। ओके। Now, modern method of irrigation help us to use water economically. Okay, जो भी मॉडर्न मेथड है उसमें बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जिससे कि यूज करके जो है वाटर की जो खपत है उसको कम किया जाता है। जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ पे देखिए जो मोटर लगी है वो पाइप के थ्रू खेतों में गई है और इसमें जो है टॉप में स्प्रिंकलर लगे हैं जो कि जैसे बारिश में वाटर पानी गिरती है उस तरह से जो है ये स्प्रिंकल करके चारों ओर जो है वाटर को फैला देता है। ऐसे जो है वाटर जो है कम मात्रा में वाटर से के यूज करके जो है प्लांट्स में इरिगेशन हो जाता है। ओके। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली इसका प्रयोग उस एरिया में किया जाता है जहाँ की लैंड समतल नहीं होता है। वाटर का फ्लो जो है प्रॉपर नहीं होगा जब उसको खेतों तक पहुंचाया जाएगा, तो वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके। और एक और भी है कि जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम किया जाता है और वाटर की खपत को कम की जाती है। द perpendicular pipe having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval। आप यहाँ देखिए कि रोटेटिंग जो यहाँ पे नोजल है वो एक प्रॉपर इंटरवल में जो है जुड़े हुए हैं और ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम में जो है वाटर फैलाते हैं। ओके। अब देखिए सेकंड मेथड है वो है ड्रिप मेथड, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये जो है बूंद 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 जो है पौधों की जड़ों में जो है पानी पहुंचाया जाता है। ओके। और ये सिस्टम वहां पे यूजफुल है जहाँ की पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। और दूसरा जहाँ पे ये जो है अच्छा होता है, जैसे कि फ्रूट प्लांट्स हैं, गार्डन है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ट्रीज हैं, इसके लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये जो है ट्रीज हो गए या फ्रूट प्लांट्स हो गए ये काफी लंबे समय के लिए ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह का जो है ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं कि उनकी जड़ों तक डायरेक्टली जो है बूंद बूंद पानी जाता रहे। ओके। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। ओके। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ओके। डायरेक्टली पौधों तक जो है पानी पहुंचाया जाता है। नाउ हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने जो है अगला स्टेप देख रहे हैं सॉयल प्रिपरेशन, उसके बाद सोइंग सीड हमने किया, उसके बाद हमने जो है इरिगेशन की, सॉरी, सोइंग सीड किया, उसके बाद हमने जो है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स का यूज किया, उसके बाद हमने इरिगेशन किया। अब जो है कि प्लांट जब ग्रो हो जाएंगे तो उसमें कुछ अनवांटेड पौधे आ जाएंगे, तो उनसे हम जो है अपना फसल को कैसे बचाएं वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या है, इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो हमारे जो खेतों में जो हम पौधे लगाते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे अनवांटेड पौधे उग जाते हैं। तो उन पौधों को जो हम जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है वो खुद ब खुद उग जाते हैं, वैसे पौधों को जो है वीड्स कहा जाता है क्योंकि वो हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं और हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। इसलिए ये वीड्स जो है नुकसानदायी होते हैं।
तो इसको जो है हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसको हटाने के लिए बहुत सारे मेथड प्रयोग किया जाते हैं। या तो ह्यूमन लेबर के थ्रू एक एक को चुन करके हटा लिया जाए, या फिर जो है वीडीसाइड का प्रयोग किया जाए। ओके, वीडीसाइड क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है, जिसको कि जो है पंप में भर करके किसान जो है पौधों के ऊपर जो है स्प्रे करता है। लेकिन ये देखना होता है कि पौधे, ये जो है स्प्रे जो है पौधों में फूल और फल आने से पहले किया जाता है। ओके, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। बहुत सारे मेथड जो है फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। जैसे कि खेत खोदने से भी जो है बहुत सारे वीड्स मर जाते हैं ना। हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जब खेत खोदा जाता है, उससे भी बहुत सारे पौधों की जड़ें निकल आती हैं और वो अनवांटेड पौधे होते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। और the manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Okay, देखिए जो बाय लेबर यू मेथड में जो यूज किया जाता है फिजिकल रिमूवल, कि हम वीड को जो है जड़ से जो है उखाड़ दें, या फिर उसको जो है हम उसके ग्राउंड लेवल में ही उसको काट दें, है ना। दोनों मेथड सक्सेसफुल है। जिसके लिए खुरपी का प्रयोग किया जाता है। ओके, खुरपी एक खेती का औजार है जिसका प्रयोग किया जाता है। आप में से बहुत लोग देखे होंगे, और जो भी खेती किसानी परिवार से वो लोग आप इसको जानते होंगे। और इसके अलावा जो है वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड। इसके अलावा क्या है कि वीडीसाइड का भी प्रयोग किया जाता है ना, खेतों में। जैसे कि 2,4-D, ये क्या है, केमिकल है जो कि अनवांटेड जो वीड्स है उसको किल करता है, और ये जो है मेन पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicide are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. Okay? आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान किस तरह से जो है वीडीसाइड जो है स्प्रे कर रहा है खेतों में। ओके, नाउ बूझो के पास कुछ सवाल है, चलिए जानते हैं। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर? यस, बिल्कुल, क्योंकि केमिकल्स तो हमेशा नुकसानदायी ही होते हैं मैक्सिमम कंडीशन में। और चूंकि ये वीडीसाइड है, एक प्रकार का जहर ही होता है, तो ये किसान के भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए किसान को जो है प्रोटेक्शन लेना जरूरी होता है कि वो जब भी वीडीसाइड करे तो स्प्रेइंग करे, तो वो अपने चेहरे पे जो है मास्क पहन ले। ओके, बहुत ही जरूरी है। और अपने हाथों में भी ग्लव्स पहन ले। ओके, क्योंकि ये वीडीसाइड जो है फार्मर्स के हेल्थ में जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। नाउ हार्वेस्टिंग। अब जो है देखिए कि पौधा बड़ा हो गया, फल भी लग गए, फल तैयार हो गए, अब जो है हार्वेस्ट करने की जरूरत है ना। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो तैयार जो फसल है उसको काट करके जो है खेतों से घर लाना, है ना। उसको उससे जो है उससे जो यूजफुल पार्ट है उसको अलग करना। Harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ओके, जो फसल तैयार होती है उसको काटना जो है, और काटने को जो है, काटने का प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, है ना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली या तो पौधे को जड़ से उखाड़ लिया जाता है, या फिर ग्राउंड लेवल में जो है उसको काट लिया जाता है। इसके लिए आप देखिए, जैसे कटिंग के लिए, जैसे कि पैडी है, उसके लिए हम लोग सिकल यूज करते हैं, ग्राउंड लेवल में काट लेते हैं उसको, है ना। वीट को भी उसी तरह से काट लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 month फॉर a cereal crop to mature। नॉर्मली जो भी अनाज वाले पौधे हैं, सीरियल क्रॉप है, उनको 3 से 4 महीने लगता है। और उसके बाद किसान जो है फसल को काटता है, और फसल काटने का प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। ओके, आजकल तो मशीनें अवेलेबल है, सिकल से किसान करता है, या फिर जो मशीनें देखिए इस तरह की कॉम्बाइन मशीनें अवेलेबल है, जिससे जी हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, सारे प्रोसेसेस जो है एक साथ हो जाते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। एक तो पहला जो पौधे को जो काट लिया जाता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, और जो काटे हुए पौधे से जो है सीड्स, जो यूजफुल पार्ट है, उसको अलग करने का प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combine harvester and thresher। देखिए,
ये जो मशीन है ये बहुत ही मॉडर्न मशीन है, इसमें हार्वेस्टिंग भी होगा और थ्रेसिंग भी होगा, मतलब फसल की कटाई भी होगी और उसके बाद जो है फसल से जो है जो यूजफुल पार्ट है उसको भी अलग कर लिया जाता है एक साथ। ओके, नाउ पहली देखिए क्या बोलती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। ओके, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टब जो है छोड़ दिए जाते हैं खेत में, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा वो जला भी दिया जाता है। पहले इज वरीड, शी नोज व्हाट दैट इट काउजेस पोल्यूशन, इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। ओके, पहले ही चिंतित है क्योंकि जो फील्ड में जो है स्टब छोड़ दिया जाता है उसको किसान अक्सर जो है जला देते हैं, तो उससे क्या होता है पॉल्यूशन होता है और ये अक्सर आग भी पकड़ लेता है और जो खड़ी फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो पहली का चिंता करना बिल्कुल ही जायज है। ओके, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। ओके, जो भी छोटे किसान है वो इस तरह का बड़े बड़ा मशीन तो यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जो है विनोइंग प्रोसेस जो है हवा के हेल्प से जो है वो ग्रेन्स को जो है चाफ से जो है अलग करते हैं। ओके, और ये सब प्रोसेस आपने बहुत सारा जो है क्लास 6 में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा है। ये देखिए यहाँ पे विनोइंग की मशीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल देखिए क्या है कि हमारे देश में जब फसल तैयार हो जाती है, गोल्डन कलर की फसल, धान हो गई, गेहूं हो गई, जब तैयार हो जाती है तो किसान बहुत ही खुश हो जाता है। और इस जो सीजन होता है उसमें जो है बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, जैसे कि पोंगल है, बैसाखी है, होली है ना, दिवाली है, नवायना है और बिहू, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान। ओके, नाउ हार्वेस्टिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, अब स्टोरेज करना है, क्योंकि हम सालों भर तो फसल अनाज उगा नहीं सकते हैं, इसलिए जो तैयार फसल खड़ी हो जाती है उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको स्टोर करना जरूरी है, ताकि जिसको भी रिक्वायरमेंट हो उसको दिया जा सके और लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, है ना। तो स्टोरेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इन इसको जो अनाज है उसको इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना जरूरी होता है, नहीं तो ये चीजें जो है जो अनाज है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। So, fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism. नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्रेश क्रॉप होता है उसमें मॉइस्चर होता है तो पहले उसको सुखाने की जरूरत होती है, अगर उसको नहीं सुखाया जाता है तो वो जो है स्पॉइल हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक अटैक होता है उसमें और उसमें जो है नष्ट हो जाता है। ओके, दे लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और इससे जो है उनको जो है दोबारा हम लोग जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वो खराब हो जाते हैं। Therefore, before harvest, storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए जो है फसल को सबसे पहले जो है सूर्य की रोशनी में जो है सुखाया जाता है, ताकि जो है उससे मॉइस्चर सारा निकल जाए और सूखे। इस तरह से जो है दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इन चीजों से जो है सुखाने से जो है बैक्टीरिया, फंगी और पेस्ट से जो है सुरक्षा हो जाती है। नाउ फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। नॉर्मली क्या होता है कि किसान जो है जूट के जो बड़े बड़े बैग होते हैं या फिर जो मेटालिक बीन्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। और जो लार्ज स्केल में जो किया जाता है ग्रेन्स का स्टोरेज, उस वो जो किया जाता है वो साइलोज में किया जाता है और ग्रेनरीज में किया जाता है। देखिए ग्रेनरी की आपकी फोटो दी हुई है, देखिए यहाँ जूट के बोरे में अनाज जो है एक बंद कमरे में, बड़े साइज के कमरे में रखी जाती है। और देखिए यहाँ पे साइलोज हैं, ये बड़े बड़े जो है मीनार के जैसे बने होते हैं और यहाँ पे जो है ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और ताकि इसको जो है रैट, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी सबसे जो है सारी चीजों से बचाया जा सके, है ना। ओके, मॉइस्चर से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। आपने जो घर में हम लोग जो है छोटे स्तर पे जो है नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है जूट के बोरों में या फिर जो भी बर्तन हैं ग्रेनरीज में, तो
क्यों किया जाता है? क्योंकि नीम लीफ जो है उसको जो है बैक्टीरिया और जो भी फंगी है उससे जो है प्रोटेक्ट करता है ग्रेन्स को, है ना। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट ये जब बड़े स्तर में होता है तो प्रॉपर जो है केमिकल ट्रीटमेंट जो है किया जाता है ताकि वो जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स हैं, चूहे हैं, इन सब से बचाया जा सके। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब स्टोरेज हम लोग समझ लिए। साइलो, बड़े स्तर में साइलो जो ग्रैनरीज में किए जाते हैं, छोटे स्तर में घरों में जूट, किसान जूट के बोरों में, और केमिकल ट्रीटमेंट का भी प्रयोग करते हैं ताकि स्टोर कर सके, उसको नुकसान से बचा सकें। देखिए, ये तो हम हो गया प्लांट से जो हमने फूड लिया और उसका जो है पूरा क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल सोर्सेस है उससे हमको जो है कैसे जो है फूड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप ध्यान करिए कि आप क्या क्या जो प्रोडक्ट है, जो एनिमल प्रोडक्ट है, आप यूज करते हैं और वो आपको कहाँ से मिलता है, आप उसको जो है इस टेबल में फिल करिए। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क फूड है, वो कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है, तो काऊ, बफेलो, सी गोट, सी कैमल, है ना, ये सोर्सेस हैं। उसी तरह मीट हो गया, मीट हो गया, अब मीट देखिए कि क्या कहाँ से मिलता है, पोल्ट्री हो गया, गोट हो गया, है ना, और इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर देखिए फिश हो गया, फिश, है ना, तो फिश आपको कहाँ से, पॉन्ड से मिलता है फिश। फिश भी फूड, मीट हो गया, फिश जो आप यहाँ में मीट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिश, है ना, और अदर सोर्सेज भी लिखेंगे। इसी तरह से आप और भी याद करिए और उसको नोट करिए, है ना। तो ये हो गया। और एनिमल सोर्सेज, और एनिमल को जो फूड और फूड के लिए और अदर रिक्वायरमेंट के लिए जो पाला जाता है, ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। ओके, क्या होता है कि जो भी एनिमल्स को घर में या फार्म्स में पाला जाता है उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर और देखभाल की जरूरत होती है। तो ये जो प्रोसेस है, व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यही चीज जब लार्ज स्केल में किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ओके, देखिए पहले क्या बोल रही है, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। बिल्कुल सही बोल रही है, फिश जो है बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कॉड लिवर ऑयल जो है वो फिश से ही मिलता है, जिसमें जो है विटामिन का सोर्स है। तो आज हमने जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा है। इसके अंतर्गत हमने जो है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है इंडिया में उसके बारे में जाना, ओके, कि कैसे ये शुरू हुआ। उसके बाद हमने जो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं उसको हमने सीखा, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड लास्टली जो है हमने जो है स्टोरेज के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इसी को हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है सभी चीज़ों को। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े मन से जो है इसको ध्यान दिया है और मेरे साथ जो है इसकी पढ़ाई की है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है वीडियो को जो है दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको ये जो है प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक में कौन सा पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू बच्चों फॉर स्टडिंग विथ मी, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई नए आए हो तो मैं बता दूं कि ये सेकंड वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 8 साइंस। तो जो पहला वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और अगला वीडियो आपको टाइम पे प्राप्त हो जाए इसके लिए आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और नॉर्मली एवरी 3 डेज, 3 डेज के गैप में, इंटरवल में जो है नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप उसको जरूर देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।